मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ फ्यूचर क्लासेस फॉर एक्सीलेंस में। हमने आधुनिक भारत पढ़ना शुरू किया था और लगभग 12 से 15 क्लासेस हमने पढ़ ली हैं, जो कि एक बेस का काम करेगी। इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों के तीनों लंदन में हुए थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा फर्स्ट वाला गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक रहा, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस का मतलब क्या है? गांधी। बेसिकली गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस टाइम गांधी जेल में थे। ठीक है, और ये सम्मेलन जो असफल रहा, क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो संस्था थी, संगठन था उस टाइम का, उसने ही भाग नहीं लिया था। तो ये आंदोलन जो था वो असफल रहा, सम्मेलन असफल रहा। अब देखो हुआ क्या, जब ये सम्मेलन असफल रहा तो ब्रिटेन की तरफ से उस टाइम पे इरविन भारत के वाइसराय थे, उन पे दबाव डाला गया कि किसी भी तरह कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में लाया जाए। ये हम थोड़ा सा परसों भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या करा कि 25 जनवरी 1931, सॉरी मैंने लास्ट लेक्चर में ये 1930 कर दिया था, लेकिन ये 1931 है। क्या किया? गांधी को और उसके जितने भी सहयोगी जेल में बंद थे उनको रिहा कर दिया गया, बिना किसी शर्त के एकदम उनको रिहा कर दिया। और उनसे एक मीटिंग फिक्स करी गई, जिस मीटिंग को फिक्स करने में तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर का जो मेन रोल रहता है। क्या हुआ कि उन्होंने एक मीटिंग फिक्स करी, किस किस के बीच में? गांधी और इरविन के बीच में। गांधी और इरविन के बीच में एक मीटिंग फिक्स करी फरवरी में। देखो जनवरी में ये रिहा हुआ थी और फरवरी में मीटिंग जो थी फिक्स हुई, और इनकी मीटिंग जो थी 15 दिन तक चली। और मार्च 5 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। अब ये समझौता था क्या? इसमें कुछ एक शर्तें जो थी गांधी ने ब्रिटिश की मान ली और कुछ एक शर्तें ब्रिटिश ने गांधी की मान ली। तो वो क्या क्या शर्तें थी जो इन्होंने एक दूसरे की मानी थी, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो गांधी इरविन समझौते की पहली शर्त थी क्या? कि जो हमारे राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ठीक है, आपको पता है कि 1905 से हम पढ़ते आ रहे हैं, आधुनिक भारत आंदोलन जो पढ़ रहे हैं, तो तब से लेकर अभी तक यानी कि 1931 तक बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने कैद करके रखा था, जिनको कोई कसूर भी नहीं था, तब भी उनको कैद करके रखा था। तो गांधी ने क्या बोला कि हमारे जो राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। ठीक है, और सेकंड कि उन्हें नमक बनाने की अनुमति दी जाए। अनुमति दी जाए। हमने देखा था नमक सत्याग्रह के दौरान कि जो नमक पर एकाधिकार था सरकार का, सरकार मतलब अंग्रेजों का एकाधिकार था, और अगर कोई और नमक बनाता तो वो गैर कानूनी होता, गैर सरकारी होता। और ऊपर से उन्होंने नमक पे कर भी लगाया था, और नमक कानून को गांधी ने नमक सत्याग्रह के दौरान तोड़ा था। अब उन्होंने क्या कहा कि हमें एक निश्चित सीमा के भीतर जो है नमक बनाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, और साथ में जो उनकी संपत्ति जब्त करी हुई है ब्रिटिश ने,
मैंने पहले भी आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी कोई आंदोलन, युद्ध होता था, या फिर मैंने प्रथम विश्व युद्ध का एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे ब्रिटेन ने जो हमारा तुर्की था उसको डिवाइड कर दिया। ये एक जिसको बोलते हैं एक रूल था कि जो भी क्षेत्र, कंट्री हार जाती थी उसके साम्राज्य का बंटवारा कर दिया जाता था या उसकी संपत्ति को जो था जब्त कर लिया जाता था। तो गांधी ने बोला जो भी आज तक भारत की जितनी भी संपत्ति, जिस भी व्यक्ति की संपत्ति जो वो जब्त करी है उसको वापस किया जाए। और जुर्माने क्या करते थे ब्रिटिश कि हम पे कभी भी, भारतीयों पे कभी भी कोई भी टैक्स थोप देते थे, कोई भी जुर्माना जो था वो लगा देते थे कि उनको माफ़ किया जाए। और उन्होंने क्या कहा, जिन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया गया है उनके बारे में विचार विमर्श किया जाए, उनकी नौकरी को कैसे बहाल किया जाएगा। ठीक है, ये शर्तें जो थी अंग्रेजों ने गांधी की मान ली। और कहते हैं कि 2 शर्तें गांधी की नहीं मानी थी, वो क्या था, देखो ये कौन सा टाइम पीरियड चला है, 5 मार्च 1931 और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो कहते हैं कि उनको छोड़ने से, उनको रिहा करने से अंग्रेजों ने जो था वो मना कर दिया था। और उससे पहले जितने भी पुलिस ने दमन किए थे भारतीयों के ऊपर, उनकी उन्होंने कहा था कि जांच की जाए, उसको भी इनकार कर दिया था। अब गांधी ने क्या बोला, गांधी ने अंग्रेजों की क्या शर्तें मानी, जो हमने एक आंदोलन चलाया था भारतीयों ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी ने इसको स्थगित कर दिया। देखो यहाँ पे ख़त्म नहीं करा है, स्थगित करता है, स्थगित किया है। और उन्होंने क्या मंजूर किया कि वो 2nd गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 2nd गोलमेज सम्मेलन। अब देखो जो हमारा 2nd गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, और इसमें गांधी के साथ मदन मोहन मालवीय, मीराबेन, महादेव देसाई भी गए थे। ठीक है, देसाई। और मैंने पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ये SS राजपुताना नामक जहाज से जो थे वो लंदन गए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किसी अलाइड के पेपर में आया था, मैंने सॉल्व किया था पेपर, तो पूछा था गांधी जी लंदन कौन से जहाज से गए थे, तो SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। और ये समुद्री जहाज था, हवाई जहाज नहीं था। तो क्या था, SS राजपुताना। और गांधी जी 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए थे और 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक तो 2nd गोलमेज सम्मेलन रहा था। ठीक है, अब देखो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी तो गए हैं, उसके साथ में कौन है, हिंदू महासभा जो कि 1st गोलमेज सम्मेलन में भी है, मुस्लिम लीग, SC ST और अल्पसंख्यक जो थे वो सारे के सारे वहाँ पर गए थे। तो कहते हैं जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई, सम्मेलन स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे एक जो दक्षिणपंथी नेता थे चर्चिल, उन्होंने भारतीयों को समान स्तर देने का जो था विरोध किया और मांग की कि भारत में ब्रिटिश शासन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों को सम्मान दर्जा दिया जाए, क्योंकि मैंने कहा था गोलमेज सम्मेलन, ये है हमारा गोलमेज, यहाँ पे कोई हेड नहीं है, सारे एक समान है। और ये जो था ऐसा टाइम था जब भारतीय और ब्रिटिश के मध्य जो थे समान स्तर पर पहली वार्ता थी। पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ था कि भारतीयों को उन्होंने अपने लेवल पे बिठाया था, और उन्होंने 2nd गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को अपने लेवल पे बिठाया, जिसका विरोध किया चर्चिल ने। और चर्चिल ने ही गांधी को अर्धनंगन और देशद्रोही भी कहा था। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार रिपीट होता है कि किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी को कहा था अर्धनंगन और देशद्रोही। ठीक है,
अब देखो, जब यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होती है तो छोटे छोटे जो समूह थे वो आपस में ही लड़ पड़े। अल्पसंख्यक के मुद्दे पर यहाँ पे गतिरोध उत्पन्न हो गया और सभी अलग अलग जो थे SC ST हो गए या फिर जो दलित थे वो अपने अपना अपना जो प्रतिनिधित्व है उसकी मांग करने लगी। और उसने इन सभी ने, जो छोटे छोटे हमारे दल यहाँ से गए थे, उन्होंने क्या कर लिया, अल्पसंख्यक गठजोड़ कर लिया। गठजोड़ यानी कि छोटा सा एक संगठन बना लिया। और गांधी जी जो थे सांप्रदायिक आधार पर किसी को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो इस जो सेकंड हमारा गोलमेज सम्मेलन था इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और गांधी जी इंडिया वापस आ गए। 28 दिसंबर को जो थे वो वापस आए और 29 दिसंबर को उन्होंने आकर फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो शुरू कर दिया। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये गोलमेज सम्मेलन जो थे भारतीयों को बिजी रखने का एक तरीका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखना, जब ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, जब गांधी भारत वापस आए तो अंग्रेजों ने एक और अधिनियम जो था भारतीयों के लिए लेके आ गए। वो क्या था, इनकी एक और चाल जो थी वो सामने आई। वो क्या था, हमारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय। अधिनिर्णय। अब ये क्या था, (1932) ठीक है। अब ये था क्या, इसको क्या नाम दिया, कम्युनल अवार्ड, यानी कम्युनिटी के आधार पर अलग से प्रतिनिधित्व देना। आपने पढ़ा है 1909 में हमारा क्या आया था, माले मिंटो सुधार आया था जिसमें मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया था। फिर 1919 आया जिसमें ईसाइयों को, सिख को, महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया था। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारे भारत में SC ST जो थे उनके लिए इन्होंने कहा कि हम अलग से प्रतिनिधित्व देंगे। ठीक है, और जब गांधी इंडिया वापस आए थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस टाइम गांधी कहाँ थे, यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। जब गांधी को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, अब इसकी घोषणा कब हुई थी, कम्युनल अवार्ड की 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, और 20 सितंबर को गांधी जी जो थे आमरण अनशन पर बैठ गए। यानी कि गांधी का विचार था ये जो दलित हैं, SC ST हैं, वो हिंदू हैं और इनको अलग से जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए। अगर इनको आरक्षण मिलना है तो वो हिंदुओं की सीटों में ही मिलना चाहिए, अलग से नहीं मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने मुसलमानों को बांट दिया, फिर सिखों को, ईसाइयों को बांट दिया, वैसे ये नहीं बांटना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो इंडिया फिर से एक बार बंट जाता। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, SC ST हैं, वो हिंदू हैं और उन्हें हिंदुओं के अंडर ही जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। तो 24 सितंबर 1932 को जो था, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी और अंबेडकर, अब देखो अंबेडकर कहाँ से आ गया, क्योंकि अंबेडकर खुद एक अल्पसंख्यक था, महार जाति का था। ठीक है, और जो ये अल्पसंख्यक थे उनका जो था वो लीडर था। ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता। और उसमें क्या किया गया कि जो दलित थे उनको हिंदुओं के अंडर ही आरक्षण मिला और उनको प्रांतीय जो हमारी विधान परिषद थी उनमें 147 जो सीटें हैं वो प्रदान की गई, जबकि कम्युनल अवार्ड में 71 सीटें देने का जो था वो वचन दिया था और यहाँ पे उनको 147 जो है वो सीटें दी गई। ठीक है, अब हमारा थर्ड गोलमेज सम्मेलन, उससे पहले हम कराची अधिवेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। कराची अधिवेशन, ये होता फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के बाद, दिल्ली समझौते के बाद। देखो, जब गांधी जी को
गांधी जी की शर्तें मान ली और कुछ एक शर्तें ब्रिटिश ने गांधी की मान ली। तो हुआ क्या कि यहाँ पे एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कराची में। वो कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को हुआ। अब इसमें क्या किया गया कि जो हमारा दिल्ली समझौता हुआ था उसको मंजूरी दे दी गई और उसमें 2 प्रस्ताव जो थे वो मेनली पास किए गए। उससे पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या क्या इसमें। सबसे पहले जो था दिल्ली समझौता, उसको मंजूरी दी गई। और सेकंड, पूर्ण स्वराज को दोहराया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसमें 2 ऐसे प्रस्ताव पास हुए, ठीक है। वो क्या थे? एक था मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है, और एक था आपका राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित, ठीक है, कार्यक्रम, ठीक है। तो देखो, दिल्ली समझौते को मंजूरी देकर गांधी जी कहाँ गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे। और सेकंड, पूर्ण स्वराज, जो हम 1905-6 से बोलते हैं कि स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। 1905-6 में हमने स्वराज की मांग की, 1929 में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो यहाँ पे भी हमने उसी को दोहराया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और अब आता है हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। तो देखो, मौलिक अधिकार में क्या क्या मांगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव की स्वतंत्रता। सतीश, वो आ गया, बाहर चला जा। स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद धर्म जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। ये सिर्फ जो है हम ये कह सकते हैं, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन ये स्वतंत्रता तो मिली है। लेकिन आज भी हमारे भारत में क्या है, जाति के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल, ये स्वतंत्रता संविधान में रिटन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आज भी हमारा जो भारत है स्वर्णिम हिंदू और दलित हिंदुओं में बटा हुआ है। आज़ादी के इतने सालों बाद, इतनी तरक्की करने के बाद भी आज ये चीज़ें हमें मिलती हैं। छुआछूत हो गया, जाति के आधार पर भेदभाव हो गया, लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया, लड़का लड़की हो गया। कहते हैं कि लड़का और लड़की एक समान है, लेकिन सच तो ये है कि आज भी लड़की एक कदम पीछे है। ये बोलने की ही बातें हैं कि लड़का लड़की एक समान है, ठीक है। ये स्वतंत्रता ऐड तो कर दी संविधान में, लेकिन शायद इसका यूज़ अभी तक नहीं होता है, ठीक है। और एक क्या इसमें ऐड किया गया कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आपने देखा होगा कि आज भी सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो निशुल्क यानी कि फ़ीस नहीं ली जाती है, और साथ में उन्हें बुक्स दी जाती हैं, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि भारत जो है अधिक से अधिक ज़्यादा साक्षर हो, ठीक है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार जो डाले गए कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए, ठीक है। और ये अधिकार जो हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मौलिक अधिकार का एक अलग से ही चैप्टर है जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब करते हैं गोलमेज सम्मेलन 3rd। और एक चीज़ और बता दूं, देखो 29 मार्च की जो डेट है, हमने पढ़ा कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। तो आप ध्यान दे रहे होंगे 29 मार्च, इससे 5 या 6 दिन पहले क्या हुआ था, भारत में भगत सिंह आज़ाद जो थे हमारे, उनको फांसी दी गई थी, उनके सहयोगियों को फांसी दी गई थी। तो एक चीज़ बता दूं कि गांधी से जो था पंजाब वाला एरिया बहुत खिलाफ था गांधी के,
क्योंकि भगत सिंह जो थे वो खुद पंजाब से थे और यहाँ पे उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम था नौजवान भारत संघ, NVS आज भी है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर उस टाइम गांधी पंजाब का दौरा करते तो शायद कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि वो इतने क्रोधित थे। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे तो उन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गांधी के पांव पकड़ कर कहा था कि गांधी जी किसी भी तरह भगत सिंह ये सुखदेव जो है इनको रिहा करवा दीजिए। लेकिन गांधी ने उस टाइम पे हाँ करी थी और बाद में कहते हैं कि गांधी ने वो डिमांड ही मांग ही नहीं रखी थी कि इनको रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो भी मांग रखी थी उनमें उन्होंने मेंशन किया था कि कम से कम गैर हिंसक को, और गांधी मानते थे कि भगत सिंह ने जो है वो हत्या करी है, इसलिए उन्होंने ये मांग ही नहीं रखी थी कि उसको भगत सिंह को रिहा किया जाए, ठीक है। और कई बार आपको क्वेश्चन भी आता है कि फांसी से पहले किसने कहा था कि अब मैं सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा, वो थे भगत सिंह। माँ मतलब धरती माँ का, क्योंकि आपको पता है कि फांसी से पहले जो है जिनको फांसी दी जा रही होती है उनको खाने के लिए स्पेशली दूध दिया जाता है, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया था, ठीक है। अब करते हैं थर्ड, जो हमारा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें भी कांग्रेस नहीं गई और साथ में भारत के बहुत सारे जो और दल थे, जैसे हिंदू महासभा भी नहीं गई थी, ठीक है। सिर्फ एक ही दल था जो भारत से तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया, वो था अंबेडकर का SC ST अल्पसंख्यक, ठीक है। तो इसमें भारत के बहुत सारे जो दल थे वो नहीं गए थे। साथ में ही ब्रिटेन का खुद का जो एक पार्टी थी, लेबर पार्टी, उसने भी इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए ये सम्मेलन भी जो था वो फेल रहा था। और इस सम्मेलन का एक क्या हमारे सामने अधिनियम आया, वो है 1935। सिर्फ एक ही अधिनियम सामने आया जिसको हमने 1950 तक जिसका प्रयोग करके अपने शासन को चलाया, वो क्या था, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो ये थे हमारे गोलमेज सम्मेलन। धन्यवाद।